नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेके आए कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इस चैप्टर में हम जितने भी परमाणु हैं, जैसे परमाणु की कैसी स्ट्रक्चर होती है, किसने किस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, नाइट्रोजन की खोज किसने की, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके आता है परमाणु। तो हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया था परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे परमाणु धन आवेशित गोला है। तो परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है, ये संकल्पना देने वाले वैज्ञानिक थे, यानी कि जो भी परमाणु है उसका धन आवेशित गोला था। तो ये संकल्पना किसने दी? ये है परमाणु। इसके बीच में होता है नाभिक, इसके आसपास में इलेक्ट्रॉन चक्कर्स लगाते हैं और इनके बीच जो बाहर की सरफेस होती है वहाँ पे होता है प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज और अंदर होता है माइनस चार्ज। तो बाहर जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसी को ही बोलते हैं धनावेशित गोला। तो ये संकल्पना किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो वे थे हमारे थॉमसन, और थॉमसन का ही सेकेंड नाम होता है थॉमसन। ये होते हैं आपके वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु गोले के बारे में बताया था, और इन्होंने बताया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। एक बार परमाणु की स्ट्रक्चर वापस देखते हैं। इन्होंने देखा कि एक गोला लिया, कैसा भी गोला लिया उन्होंने, उसमें देखा कि बीच में तो है नाभिक, उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन जो माइनस चार्ज के होते हैं, जो नाभिक के आसपास में चक्कर लगाते हैं। ये हो गया आपके अंदर। सरफेस पे पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन। तो ये होती है आपकी परमाणु की संरचना। तो एक ही क्वेश्चन में हमने दो चीज़ देख ली कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोला कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, आसपास में पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन परमाणु के बीच में सेंटर में होता है नाभिक। ये होते हैं आपकी प्रोटॉन की परमाणु की संरचना। और ये किसने बताया था कि ये परमाणु एक धनावेशित गोला होता है? तो ये बताया था हमारे नंबर पे है थॉमसन, और इसी का ही नाम कई किताबों में थॉमसन भी दिया जाता है। तो ये आप याद रखोगे कि थॉमसन और थॉमसन दोनों ही अगर ऑप्शन में आते हैं तो आपका वो बोनस होगा, और अगर थॉमसन आता है तो थॉमसन को राइट करना है, थॉमसन आता है तो थॉमसन को राइट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका बोर और बेरी। ये दो वैज्ञानिक थे, बोर और बेरी, के नियम के अनुसार एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हम कोश की बात करते हैं तो हमारे पास में 4 कोश आते हैं, के, एल, एम और एन। तो सबसे बाद में के की पहले बात करें के की, तो के कोश में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल के अंदर 8, 18 और 32। ये होती है इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब भी हमें कोई परमाणु कोई भी तत्व दिया जाता है उसके हम निकालते हैं परमाणु संख्या। उस परमाणु संख्या से हम के, एल, एम और एन में उनकी संख्या भरते हैं। तो 2 संख्या इसमें, 8 इसमें और 18 इसमें, और इसमें 32 संख्या को भरा जाता है। उसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ते हैं।
ये होता है आपके एम कोश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हमें पूछा गया है एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एम कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 18 होते अपने से ऑप्शन में। तो एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अगर हमें इसी प्रकार एम ना देकर एल के और एन पूछ ले तो एन में 32, के में 2 और एल में 8। आप इस तरह से इन कोशों की संख्या याद करेंगे, इससे आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फिर आता है आपका कैंसर। कैंसर का दूसरा नाम होता है कर्क रोग। ठीक है, कर्क रोग के उपचार में उपयोग में आने वाला समस्थानिक निम्न में से किस तत्व को कहा जाता है। तो आपका वो तत्व होता है कोबाल्ट, जिसे CO से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है। और कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं हम कैंसर के उपचार में। जब भी किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके उपचार के लिए हम कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब आता है आपके न्यूट्रॉन की खोज, कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इनका पूरा नाम होता है जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज के बाद ही, जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, उसी के बाद ही परमाणु की संरचना, परमाणु के नाभिक के बारे में हमने पता लगाया था। हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में बात की थी परमाणु की संरचना की। तो हमने पाया था कि बीच में नाभिक होता है। तो वे नाभिक कैसे होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, इन सभी की जो जानकारी हमें न्यूट्रॉन की खोज के बाद में ही प्राप्त हुई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में ये होता है कम, और न्यूट्रॉन जो ये बाहर होते हैं उनके कारण इनमें पता लगा कि बाहर न्यूट्रॉन होने के कारण ही अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और नाभिक होता है। इन दोनों में कम इंटरेक्शन होने के कारण ये बाहर प्रेजेंट होता है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन की खोज के ही बाद में हमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब आता है क्लोरीन। क्लोरीन की औसत द्रव्यमान कितना होता है। तो क्लोरीन का जो औसत द्रव्यमान होता है 35.5 U होता है। तो हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान होता है किसी का मोलिकुलर वेट, मास यानी कि किसी का द्रव्यमान यानी कि भार। तो हमें पूछा गया है कि Cl, क्लोरीन का प्रतीक चिन्ह होता है Cl, इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो 35.5 U होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपका। क्लोरीन हम यूज़ कहाँ लेते हैं। क्लोरीन एक हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन के साथ में जुड़ते हैं। Cl, Cl2 ये सभी हम कार्बन के साथ में जोड़ते हैं, इसीलिए Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड और फ्लोरीन, ये 4 आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन के साथ में अधिकतर रिएक्शन करते हैं। क्लोरीन का उपयोग हम जीवाणुनाशक के रूप में भी करते हैं। तो यह होता है आपका 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती
किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है, तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या कैसे होती है और क्यों होती है वो हम देखेंगे। उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या नहीं, उसके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन की कुल संख्या उसके परमाणु में नहीं, उसके नाभिक में उपस्थित। हम द्रव्यमान को लिखते हैं ऐसे, न्यूट्रॉन को n से और प्रोटॉन को p से। ये होता है आपका द्रव्यमान ज्ञात करने की सूत्र कि हम कैसे याद करते हैं किसी चीज़ संख्या का, किसी परमाणु किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या। तो उसके नाभिक में कोई नाभिक दे रखा आपको, हमें पता है परमाणु के बीच में नाभिक होता है, उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु का हम निकाल रहे हैं या तत्व, तो हम उसका द्रव्यमान संख्या निकालेंगे कैसे। जैसे हमने क्लोरीन की बताई 35.5 होती है, तो ये दोनों 35.5 होती कैसे है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या होती है 35.5। तो ये आता है आपका द्रव्यमान को डिनोट करते हैं ए से, न्यूट्रॉन को करते हैं n से, प्रोटॉन को करते हैं p से। तो A बराबर n प्लस p, ये होता है आपका द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर से राइट होता है आपका, उसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या। आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से, यानी कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या, यानी कि जो बीच सेंटर में होती है उसकी त्रिज्या प्लस इसकी त्रिज्या कैसी होती है, 10 गुना बड़ी होती है, 10 की घात 2 गुना छोटी होती है, 10 की घात 5 गुना छोटी होती है। यहाँ पे भी 5 आएगा, 10 की घात 5 गुना बड़ी होती है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि तो नाभिक की त्रिज्या कैसी होती है, 10 की घात 5 गुना छोटी होती है। तो हमें पूछा गया है नाभिक की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या, अगर नाभिक बीच में है और ये छोटा है और ये परमाणु है जो बड़ा है, तो इसकी त्रिज्या हमेशा ही क्या होगी, कम। तो कितनी कम होती है, 10 की घात 5 गुना छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा नाभिक रदरफोर्ड ने जो अपने प्रयोगों में निष्कर्ष निकाला था उसके आधार पर पूछा गया नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से। नाभिक सेंटर वाला और परमाणु जो उसके आसपास में स्ट्रक्चर बनाता है वो, तो कैसी होती है, यानी कि होती है 10 की घात 5 गुना छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, क्यों न्यूक्लियॉन में होते हैं, न्यूक्लियॉन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियॉन, हमने परमाणु, हम पूरे ही चैप्टर में परमाणु की बात करें तो ये बीच में नाभिक, इलेक्ट्रॉन प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो हम दोनों प्लस माइनस को डिनोट करते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। जो न्यूक्लियॉन, जो इसके आसपास में ये जो द्रव भरा होता है, यहाँ हम द्रव नहीं कहेंगे, यहाँ पे जो माइनस और प्लस चार्ज का इंटरेक्शन होता है तो वो होता कैसे, उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। जो भी बीच में भरा हुआ होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन के अंदर होते क्या है, तो न्यूक्लियॉन के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि न्यूक्लियॉन में होते हैं, न्यूक्लियॉन के अंदर क्या होते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमने पहले क्वेश्चन में ही बात की थी, न्यूट्रॉन को p से डिनोट करते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूट्रॉन को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो न्यूट्रॉन का प्रतीक चिन्ह कैसा होता है, तो न्यूट्रॉन n है पहले, तो हम इसे लिखते हैं n से। फिर आपको पूछते हैं प्रोटॉन
तो आपका आ जाता है P। फिर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं E से। तो ये 3 चीज़ आपको पूछी जाती है इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में, या इनको किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो न्यूट्रॉन को N से। तो यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों ही दिए गए हैं, तो हम कैपिटल से नहीं स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो E हो गया इलेक्ट्रॉन का, और ये हो जाता है आपके प्रोटॉन। और इसकी बात करें तो हम नाइट्रोजन को लिखते हैं ऐसे, N को नाइट्रोजन से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल N को न्यूट्रॉन। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको पूछा गया है नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश के लिए उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इसके परमाणु संख्या का ज्ञान होना चाहिए। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, उसके बाद में आता है हमारे नाइट्रोजन तत्व। ठीक है, तो नाइट्रोजन तत्व हमारे 7 नंबर पे आता है। तो पहले के, एल और एम और एन 7 तत्व है, तो 7 में से हम 2 तत्व भर देते हैं के में, फिर पीछे बचे 5, तो 5 आते हैं हमारे एल कोश में। तो इसमें तो बचे ही नहीं, तो हम इनको काउंट ही नहीं करेंगे, तो इसका बाह्यतम कोश हो जाएगा। बाह्यतम कोश का मतलब होता है जो सबसे बाहर की तरफ होता है। तो ये आपका के और ये एल। के में हमने भरे 2 इलेक्ट्रॉन, एल में भरे हमने 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाह्यतम कक्ष में हमने 5 इलेक्ट्रॉन भरे, तो हमें इन सब में देखना है कि 5 कहाँ लिखा गया है। तो 5 लिखा गया है स में। तो जो नाइट्रोजन है उसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी ज्ञात होती है। तो आवर्त सारणी ज्ञात करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, तो शॉर्ट ट्रिक अपना और डायरेक्ट याद कर सकते हो तो डायरेक्ट याद करो। 1 से 30 तक तो याद होने ही चाहिए आपको, क्योंकि 1 से 30 तक तो हमेशा ही काम में आते हैं। तो हमें 1 से 30 तक तो याद करने ही है, और जिनको पूरे तत्व याद होते हैं तो वो पूरे याद कर लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। और वैसे ही आप हमें हाइड्रोजन के बारे में, हीलियम और लिथियम इनके बारे में बताएंगे कि इनके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, रदरफोर्ड के परमाणु के प्रयोग के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था उसमें किस धातु का उपयोग किया था। तो हमने जब रदरफोर्ड के जो भी अल्फा कणों को किसके अंदर से गुजारा था, तो वो थी सोने की पन्नी। सोने की पन्नी थी। तो सोने की पन्नी यानी सोना, सोना एक क्या होता है, धातु। तो रदरफोर्ड ने किसका उपयोग किया था, सोने का। तो ये होता है आपका ब में, रदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सोने का उपयोग किया जाता है, जिसे हमने पन्नी के रूप में लिया था। 1200 अल्फा कणों को गुजारा था, उसमें से एक अल्फा कण
एक अल्फा कण क्या हुआ था कि जब ये यहाँ से इधर जा रहे थे तो 1200 कणों को गुजारा, उसमें से एक तत्व वापस पीछे की ओर आ गया था, उसे बोलते हैं हम कि 1200 कणों को गुजारा। और आश्चर्यजनक बात थी कि एक कण 1200 कणों में से सिर्फ एक कण ही वापस टकरा के वापस आ रहा था, बाकी सारे कण निकल जा रहे थे सोने की पन्नी में से। तो ये हो गया कौन सी किस धातु का प्रयोग किया गया था, सोने का उपयोग किया गया था। तो नाभिक का आकार ये हो जाता है आपका नाभिक और परमाणु, यानी नाभिक के आकार की तुलना में परमाणु का आकार होता है। तो नाभिक परमाणु का तो होता है बड़ा और नाभिक का आकार होता है छोटा। तो नाभिक का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये त्रिज्या से संबंधित ही क्वेश्चन था जो हमने त्रिज्या पढ़ी थी अभी। त्रिज्या के बारे में पढ़ा था कि त्रिज्या का कितना छोटा होता है, 10.5 गुना छोटा होता है। तो आकार भी कैसा होता है, छोटा होता है। त्रिज्या भी छोटी होती है तो आकार भी छोटा होता है, क्योंकि जितना आकार होगा उसकी आधी ही क्या होगी, त्रिज्या। तो दोनों ही कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। फिर इस पार्ट में से लेके आए हम रिक्त स्थान, कि इस पार्ट में से कैसे कैसे रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो प्रोटॉन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो प्रोटॉन को हम P द्वारा दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रदरफोर्ड के परमाणु में कितने कणों में से एक कण वापस आ गया था। तो हमने इससे पहले ही क्वेश्चन में बात कर ली थी, 1200 अल्फा कणों में से एक कण वापस आ गया था। तो रदरफोर्ड ने कितने कणों का काम, कौन से कणों का काम में लिया था, कौन से शब्द आ जाए, तो अल्फा कणों को। और कितने कण काम में लिए, तो आ जाएंगे 12,000। फिर आता है फ्लोरीन की संयोजकता होती है। फ्लोरीन की संयोजकता होती है, तो फ्लोरीन की संयोजकता होती है 7। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये थे आपके रिक्त स्थान। इसके बाद में आते हैं आपके इस पार्ट में से सत्य असत्य कैसे बनते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है आपके पास में, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये बात सत्य है कि हाइड्रोजन परमाणु, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसको छोड़कर सभी के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हें हम न्यूट्रॉन से दर्शाते हैं क्योंकि इनके पास माइनस चार्ज होता है। तो ये जो होते हैं को हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन में माइनस चार्ज नहीं होता है, बाकी सभी में माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन के जो नाभिक है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बाकी सभी में पाया जाता है। तो ये आपका सत्य असत्य से संबंधित क्वेश्चन है। अगर ये जो भी डिफाइन कर रहा है अगर ये सही है तो हम लिखेंगे सत्य, और अगर ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को तो हम लिखेंगे असत्य। तो ये सही है, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, तो हाँ ये सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आता है, किसी परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कक्ष को
अष्टक कहते हैं। तो K और L में हम 8 कोश भरते हैं और M में 18। तो K में जब हम 8 कोश, जब भी बाह्यतम कोश में यानी जो भी बाह्यतम सबसे बाह्य सबसे बाहर होगा उसमें अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं अष्टक पूर्ण करना। जो अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं वो तो होते हैं रिएक्टिव, और अष्टक पूर्ण नहीं, जो अष्टक पूर्ण कर लेते हैं वो और किसी भी इलेक्ट्रॉन से या नहीं जुड़ते हैं, और जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है जैसे यहाँ पे 7 हुए तो ये किसी और परमाणु, एक परमाणु किसी और से लेंगे और उनके साथ जुड़ जाएंगे। तो हम बोलते हैं जिस भी बाह्यतम कक्ष में जब 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो हम बोलते हैं उसका अष्टक पूर्ण हो गया है। तो ये भी पूरी परिभाषा को डिफाइन कर रहा है। तो हम लिखेंगे सत्य या राइट का निशान लगा देंगे। ये था आपका 18वां क्वेश्चन। किसी परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉन युक्त यानी किसी परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाह्यतम कक्ष में हम अष्टक पूर्ण कर रहे हैं यानी कि 8 है, 8 को ही हम अष्टक बोलते हैं संस्कृत में। तो जिसका अष्टक पूर्ण हो जाता है उसे हम अष्टक कहते हैं। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी परमाणु के m कक्ष में यानी m कक्ष कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसमें दिया गया है 32 नहीं होती है, यहाँ पे होती है 18। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है गलत। ये अपनी जो भी हमें बताना जा रहा है ये गलत है, तो हमने यहाँ पे असत्य या रॉन्ग का निशान लगा देंगे। कितने होते हैं m में 18। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, यानी कि कोई भी परमाणु किसी और परमाणु से जुड़ने के लिए इन दोनों में ही अपना या तो एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं संयोजन शक्ति, यानी कि किसी के साथ में जुड़ने की शक्ति होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं संयोजन शक्ति, और उसे ही संयोजकता कहा जाता है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और दूसरा तत्व उतने ही देगा, तो उसे हम संयोजकता बोलते हैं। तो ये भी हो जाएगा हमारा राइट। फिर क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, अति लघुत्रात्मक में पूछे जाते हैं। तो अष्टक किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसे अष्टक कहते हैं। किसी भी परमाणु, तो हमने यहाँ पे लैंग्वेज को सरल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन युक्त, यानी कि जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो कौन से कक्ष में होंगे? बाह्यतम कक्ष में होंगे, तब उसे हम अष्टक कहते हैं। तो ये हो गया आपका 21 नंबर। अष्टक किसे कहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम को कक्ष को अष्टक कहते हैं। जब भी किसी बाह्यतम कक्ष में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो होगा उसका अष्टक। इसके बाद में आता है संयोजकता। इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी परमाणु की बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में हम बात करें कार्बन की संयोजकता होती है 4। यानी कार्बन किसी और परमाणु से, कार्बन को हम किसी भी और परमाणु से जोड़ें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। यानी कार्बन के साथ में 4 चीज़ें हम जोड़ सकते हैं। तो ये है C। कार्बन के साथ में हम सबसे पहले H को जोड़ते हैं। कार्बन की संयोजकता बता दूँ होती कैसे है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये होती है कार्बन की संयोजकता। और यह पूछ रहा है कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। 1 2 3 4 5 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया 6। तो K और L, K में 2 और इसमें आ गए 4। तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जब जाके इसका अष्टक पूर्ण होगा और ये स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब स्थायी तत्वों में परिवर्तित होगा। जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमने इसका संयोजकता बता दी 4 कि ये 4 और तत्वों से जुड़ सकता है। तो ये कैसे जुड़ेगा? कार्बन की अभिक्रिया करवाए हम एक H से, तो हमें मिलता है CH। तो भी इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, तो CH को फिर H से अभिक्रिया करवाई तो CH2। फिर CH2 की अभिक्रिया हम एक और हाइड्रोजन से करवाते हैं तो CH3 की अभिक्रिया हम एक और H से करवाते हैं, CH4 प्राप्त होता है। तो CH4 प्राप्त होने के बाद ही हम कार्बन का अष्टक पूर्ण होता है और इसी को ही हम कहते हैं संयोजकता। संयोजकता मतलब किसी के साथ में जुड़ना, यानी कि कार्बन को किसी और के साथ में जुड़ने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हम हाइड्रोजन की संयोजकता की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। तो हाइड्रोजन जब भी किसी से जुड़ेगा तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 है, तो ये इसके साथ में पेयर बना देगा और एक CH बन जाएगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन रहे। फिर H से कराएंगे, ये इसके साथ जुड़ेगा, 1 और कम हो जाएगा, फिर 2 बचेंगे। फिर हम एक हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएंगे, ये इसके साथ में जुड़ेगा और 1 कम हो जाएगा और CH3 बनाए। ऐसे ही होती है संयोजकता, यानी कि किसी के साथ में जुड़ने की कितनी क्षमता है, यानी कि वो कितने जनों को एक घर में कितने जने रह सकते हैं। तो कार्बन की हमने बात कर ली, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिसका अष्टक पूर्ण कर सके, उसे बोलते हैं हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ये हो गए अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन की बात। क्वेश्चन नंबर 23 आता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या तात्पर्य है? किसी तत्व के परमाणु में उसके विभिन्न ऊर्जा स्तरों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हम कैसे ज्ञात करते हैं? K, L, M और N 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसमें 8, इसमें 18 की जगह इसमें भी हम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं, पर बताते हैं कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 32। अब हम बात करें हाइड्रोजन की और हीलियम की। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होता है? 1। ये कैसे बताते हैं हम? ऐसे लिखते हैं इनको कि हाइड्रोजन बराबर 1, हीलियम 2, कोमा लगा के आगे लिखते जाते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की बात करें तो 2, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया। बेरियम की बात करें तो इसमें आ जाता है 1, पहले इसमें 2, पीछे कितने बचे? 4 है, तो 2 इसमें चले जाएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 2 और 3 इसमें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन में हो जाते हैं 2 इसमें और 4 इसमें। तो ये हो जाता है आपका अष्टक पूर्ण करने, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसे ही बोलते हैं और अष्टक बनाना भी K, L, M, N। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता सभी में ही आपके K, L, M, N कोश काम में आएंगे। और आपको मैंने डिटेल में नहीं बताया, शॉर्ट में बताया आपको। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे निकालते हैं आपको पूछा भी जाता है, 4-5 तत्व दे दिए जाते हैं कि इनमें से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, 2, 8, 8 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।
आपका क्वेश्चन दिया गया है 24 कि इलेक्ट्रॉन की कोई 3 विशेषता लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन की कोई 3 विशेषता क्या क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले होता है माइनस, और इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन या थॉमसन। ठीक है, फिर इसके बारे में इस पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। ऋण आवेश को ही बोलते हैं नेगेटिव या माइनस चार्ज। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट विशेषता आती है कि इसके अंदर चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस। फिर है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूल वेट होता है वो हमेशा होता है माइनस में, तथा आवेश 1 माना जाता है, यानी कि इसके ऊपर आवेश कितना होता है? तो इसका आवेश होता है 1। ये आपकी सेकंड विशेषता हो जाती है। थर्ड विशेषता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में, जैसे हमने बात की थी कि परमाणु है, परमाणु के आसपास में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये कैसे लगाते हैं चक्कर? निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और इनका कक्षा में ऊर्जा स्तर देखा जाता है कि किस परमाणु का कैसा ऊर्जा स्तर है, उसके अकॉर्डिंग ये चक्कर लगाता है। फर्स्ट ऊर्जा चक्र, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, के, एल, एम और एन, ये 4 ऊर्जा स्तर होते हैं, और इन्हीं के साथ में ये चक्कर लगाते रहते हैं। ये होती है आपके इलेक्ट्रॉन की 3 विशेषताएं। रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों को लिखिए। यानी कि रदरफोर्ड द्वारा किन किन प्रेक्षणों को प्रयोग में लिया गया था जिससे उन्होंने परमाणु मॉडल को दर्शाया था। तो रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए हैं। जैसे तेज गति से चल रहे अधिकांश अल्फा कण, ये आ गया आपका अल्फा कण, बता दिया था। अल्फा कण बिना विचलित हुए, यानी कि बिना किधर इधर से उधर गए। जैसे क्लास में किसी बच्चे का मन भटक जाता है तो उसे बोलते हैं विचलित। तो बिना विचलित हुए, यानी कि इनका अल्फा कणों का मन विचलित नहीं हुआ और ये सीधे सीधे जा रहे थे। ये गए सीधे सीधे, यहाँ पे उन्होंने सोने की पन्नी लगाई। कितने कणों को काम में लिया था? 12,000 अल्फा कणों का काम में लिया था। पर उनमें से क्या हुआ? 12,000 अल्फा कणों में से सिर्फ 1 अल्फा कण वापस विचलित होके, यानी कि 12,000 जने बैठे हैं, उनमें से एक जने का मन भटका और वो वापस पीछे की ओर आ गया। तो ये थी इनकी पहली विषय परीक्षण कि तेज गति से चल रहे अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सोने की पतली से सीधे ही निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, यानी कि कुछ अल्फा कण थे जो सीधे ही निकल गए। उनका बोलते हैं पन्नी द्वारा कैसे निकले होंगे? पन्नी में बिल्कुल छोटा सा कण होगा, छोटा सा छेद होगा, उसके कारण ये विक्षेपित हो गए। फिर है आश्चर्यजनक रूप से, यानी कि 1200 अल्फा कण अगर बिना विचलित हुए जा रहे थे तो उनमें से एक ही कण क्यों वापस आया? तो ये था कि वो कैसे आया, वो उन्होंने बताया भी नहीं कि वो क्यों आया, ये इनकी कमी थी। तो आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 1200 कणों में से एक कण, यानी कि 1200 कणों 12,000 कणों में से उन्होंने 3-4 बार प्रयोग किया। उनमें से 12,000 कण डाल रहे थे, उनमें से एक ही कण वापस आ रहा था। तो ये था इनका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसी के साथ में आज की वीडियो का हम समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।